बुक जो है ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ये बुक है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे रखा और मैं इसको इस तरह से आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ। तो अगर मैं बुक को इस तरीके से पुश करना शुरू कर दूँ तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब आप सोचिएगा ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है और इसमें हमने ये कहा कि यहाँ पर इसकी एक सेंट्रल एक्सिस ऐसे और दूसरी सेंट्रल एक्सिस ऐसे होगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने इसको डायगोनली ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, तो जो बीच में इसका सेंटर ऑफ मास है मैंने उसको फिक्स करा, सेंट्रल एक्सिस को फिक्स करते हुए अब मैं इस तरफ बुक के सिर्फ इस कॉर्नर पर फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ से मैं इस कॉर्नर पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो यही बुक जो है ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, आप समझिएगा कि एक फोर्स तो ये होता है कि हमने हाथ को ऐसे लिया और इस तरह से स्ट्रेट हमने फोर्स लगाना शुरू करा, और एक फोर्स ऐसा होता है कि मैंने रोटेशनल फोर्स लगाना शुरू करा। फॉर एग्जांपल कोई हैंडल है और मैंने उस हैंडल को इस तरह से मैंने घुमाना शुरू करा, तो अगर मैं कभी भी स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाता हूं तो दैट फोर्स इज सिंपली नोन एज फोर्स, और अगर कभी भी मैं रोटेशनल फोर्स लगाता हूं तो दैट रोटेशनल फोर्स इज नोन एज टॉर्क। रोटेशनल फोर्स को हम बोल देते हैं टॉर्क। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस रोटेशनल सर। फोर्स को, हाँ जी, रोटेशनल फोर्स को हम बोल देते हैं टॉर्क। तो अब इसमें सीधा सीधा ये है फंडा कि जब भी हमसे फोर्स की बात करी जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि हमसे एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी जा रही है, और अगर टॉर्क की बात करी जाएगी तो आप समझ लेना रोटेशनल मोशन की बात करी जा रही है। रोटेशनल फोर्स को ही हम या तो टॉर्क बोल देते हैं या फिर उसी को बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। हमें एक रूम से दूसरे रूम के अंदर, हमें एक रूम से दूसरे रूम के अंदर एंटर होना होता है, तो उस एंटर होने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं दरवाजे में ऐसे ही बीच में धक्का मार देता हूँ। मुझे क्या करना होता है, दरवाजा का जो कॉर्नर है मैं उस कॉर्नर को हल्का सा पुश करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके कॉर्नर पर एक रोटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, डोर जो है वो एक कर्व्ड पाथ, वो एक रोटेशनल पाथ वो फॉलो करता है। तो डोर जो है वो एकदम सीधा नहीं खुलता है कि हमने धक्का मारा और वो सीधा दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है फोर्स में और टॉर्क में, कि फोर्स होती है एक स्ट्रेट लाइन में और टॉर्क होती है हमेशा रोटेशनल मोशन में। चलिए जी, मैं इसमें ये कहें, हम इसमें ये कहेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग the turning effect of force, the turning effect of force is called moment of force. The turning effect of force is called, एक minute, the turning effect of force is called moment of force, moment of force और torque, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये होता है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, it depends on two factors, depends on two factors। तो जो पहला फैक्टर है, it depends on two factors, पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये तो पहला फैक्टर है। और जो दूसरा फैक्टर है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन of the force from the axis of rotation, perpendicular distance from the line of action, perpendicular distance from the line of action of force to the
axis of rotation, to the axis of rotation. It is also called lever arm or movement arm. It is also called lever, L-E-V-E-R, lever arm or movement arm, लीवर आर्म और मूवमेंट आर्म। और मुझे लगता है अभी एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, आप लोग शायद समझ जाएंगे। इसमें देखिएगा, हम क्या करते हैं कि हम कोई भी किसी भी तरीके का कोई एक डायग्राम ले लेते हैं जैसा आपका मन करे, ठीक। और एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर मैं बुक की ही बात करता हूँ, तो जैसे ये बुक है, तो आप ये देखिएगा कि बुक की ये वाली जो एक्सेस है ना, ये वाली एक्सेस जहां पर मैं अपना हाथ घुमा रहा हूँ, जिस जगह पर मैं अपना हाथ घुमा रहा हूँ, तो ये वाली जो एक्सेस है इसको आप मान लीजिए एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो अगर मान लीजिए आप इस बुक को खोलेंगे तो ये बुक इस तरीके से खुलेगी, ये बुक इस तरह से खुलेगी। तो इस तरह से खुलना मतलब ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है। ये एक, अगर आप इसको ऐसे सामने से देखेंगे तो ये धीरे 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 देखो सर्कुलर पाथ में बुक मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, तो धीरे धीरे इसने पूरा सर्कुलर पाथ अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं जब भी बुक को खोलता हूँ, तो मैं बुक को खोलने के लिए, जैसे मैंने ये ले रखा है मैंने बुक को, तो मैं बुक को यहाँ से नहीं पकड़ता, इस कोने से मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे खोलता हूँ, मतलब मैं हमेशा इसको कॉर्नर से पकड़ता हूँ और खोलता हूँ। तो बेटा कॉर्नर से लेकर और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मैं बोलता हूँ मूवमेंट आर्म या लीवर आर्म। मैं दोबारा बताता हूँ, इस बुक को मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है, ये बुक इस तरह से खुलती है, ये बुक ऐसे खुलती है, ऐसे बंद होती है, ठीक। तो आप एज्यूम करिए जैसे कि ये एक डोर है और ये डोर का हिंज है जहां पर डोर घूमता है, और ये डोर हो गया, तो ये डोर इस तरीके से खुलता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो डोर का एंड पॉइंट है बेटा, यहां से लेकर और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मैं क्या बोलता हूँ, लीवर आर्म या मूवमेंट आर्म। बताइए समझ में आ गया? बताइए समझ में आ गया या नहीं? नहीं आया तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं एक और डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, उससे और समझ में आ जाएगा। ईशान, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, चलो देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास एक ऐसी फिगर है, ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि ये मतलब इसकी कुछ विड्थ भी है, बिल्कुल प्लेन फिगर ना बोलकर मैंने बोला कि थोड़ी बहुत इसकी कुछ मोटाई भी है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने एक होल करके और मैंने एक ना आयरन की रॉड ऐसे फिक्स कर रखी है, ठीक है। मैंने क्या करा, ये एक कोई फिगर है और मैंने यहाँ पर बेटा हमने एक होल करा है पतला सा, और पतला सा होल करके मैंने उसके अंदर से आर पार एक आयरन की रॉड निकाल दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये सीधी सीधी बात है कि अब मैं इसको इस कॉर्नर पर पकड़ के और मैं इसमें सीधा भी फोर्स लगाऊंगा ना, तो भी आप ये देखिएगा कि ये इस पॉइंट पर फिक्स हो गया है, तो दिस विल बिकम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। आप इसको ऐसे करके सीधा भी लगा दो फोर्स, आपको कर भी नहीं है डायरेक्शन में, आपको ऐसे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है इसको घुमाने के लिए, आप सीधा भी फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे ही घूमेगा। सीधी सीधी बात है। जो झूले होते हैं ना जिस पर बच्चे बैठते हैं, वो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है, उसमें सेंट्रल पॉइंट जो होता है, वो सेंट्रल हिंज उसकी फिक्स होती है, आप उस पर खड़े होकर बिल्कुल सीधा सीधा भी फोर्स लगाइए ना, तो भी वो गोल गोल ही घूमेगा। आपको उसमें ऐसे करके गोल गोल घुमाने वाली फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये बताइए।
यस सर। ठीक है बेटा। तो मैं अब इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिएगा इस पर, ये जो एक फिगर है ये अजीब सी फिगर है। मैं इसमें रेक्टेंगल भी ले सकता था, ट्राइंगल भी ले सकता था, स्क्वायर भी ले सकता था। मैंने कहा चलो कोई भी रैंडम फिगर ले लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इधर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर आपने ऐसे लगा दी फोर्स। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि आप ऐसे कर्व लगाइए फोर्स, मैं आपको फोर्स कर्विलिनियर मोशन में लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा सीधी फोर्स लगाओ। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने एक सीधी फोर्स लगा दी, ये जिस डायरेक्शन में एरो है। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसको मैंने बोल दिया ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आपने सीधी फोर्स लगाई, लेकिन ये इसका सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर फिक्स्ड है, ये गोल गोल ही घूमेगा क्योंकि आपने एक पॉइंट इसका फिक्स कर दिया, आप चाहकर भी इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप क्या करिएगा, यहां पर इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं और अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करें ऐसे, तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने इसको पीछे एक्सटेंड करा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दोनों के दोनों बस 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में, और जो एक लाइन में इससे स्ट्रेट जोड़ूंगा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लीवर आर्म, और बेटा इसको बोलते हैं हम स्मॉल डी, स्मॉल डी, small d. So small d is called movement arm or lever arm, movement arm और lever arm। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में, और जहां पर ये सेंटर है इससे जो होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, उसको लीवर आर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब ये चीज पढ़ी क्यों जा रही है, अब जरा इसकी बात करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क की जो एक बेसिक डेफिनेशन तो हमने स्टडी कर ली कि ये रोटेशनल इफेक्ट देता है, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को हम टॉर्क बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है, एक ये होता है जैसे टी होता है ना, टी, टी को बनाकर नीचे से ऐसे घुमा दो, टी को बनाकर नीचे से ऐसे घुमा दो, और इसको हम बोलते हैं टाउ। मैं हिंदी में लिखकर बता रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिखकर बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं टाउ। कुछ बच्चे इसको ताऊ ताऊ बोलने लगते हैं, ठीक है ना, वो नहीं होता ये होता है टाउ। ठीक, तो ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, तो दिस टाउ इज फॉर टॉर्क, ये टॉर्क के लिए है। जैसे हमने फोर्स के लिए एफ यूज करते हैं, ऐसे ही कैपिटल टी भी यूज करा जा सकता था, पर कैपिटल टी पहले ही असाइन करा जा चुका है टेम्परेचर के लिए, तो ये होता है टाउ बोलते हैं इसको। और इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म, ये होता है हमारा टॉर्क। और टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, फोर्स क्या हो गया कैपिटल एफ, मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म क्या हो गया डी। तो फोर्स इनटू लीवर आर्म यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए जी, क्लियर है? अनुष्ठा, ऐश्वर्या, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके जी। अब आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि जब हम फोर्स में एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्स में एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, फोर्स होता है न्यूटन और लेंथ होता है मीटर, तो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। बताओ जी, चले आगे। आर्यन, त्यागी, ध्रुव, बताइए क्लियर है?
क्लियर है तो चलूं आगे? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद एक चीज और समझाऊंगा मैं। इसमें एक होता है, ये तो हमारा हो गया टॉर्क। टॉर्क अब आप लोग समझ गए होंगे कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला एक आता है जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ना, इसी तरीके से एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे जनरल लैंग्वेज है, जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे ही हम टॉर्क भी बोल देते हैं इसको, और कई कई बार इसको मूवमेंट भी बोल देते हैं। तो अगर कभी कभी भी किसी क्वेश्चन में मूवमेंट मेंशन करा जाए कि मूवमेंट इतना है, तो समझ जाना कि वो टॉर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका टॉर्क का भी कोई प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। छोटा सा प्रिंसिपल है, लिख लीजिए, एक दो लाइन का ही है बस। When a body is in rotational equilibrium, when a body is in rotational when a body is in rotational equilibrium, the sum of the clockwise movements about any point, the sum of the clockwise movements about any point is equal to the sum of the anti-clockwise movements about the same point. Anti-clockwise movements about the same point. ठीक है, about the same point. तो आप ये देखिएगा कि हम इसमें क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी देख लेते हैं क्या चीज है। आप ये समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे एक बॉक्स है, आप ये समझिए हमारे पास ऐसे एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, मैंने इस बॉक्स के नीचे ये मार्कर को फिक्स कर दिया। मैंने इस बॉक्स के नीचे इस मार्कर को फिक्स कर दिया, तो मैं इधर रखूंगा तो ये बॉक्स इधर गिर जाएगा, मैं मार्कर को इधर रखूंगा तो ये इधर गिर जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने इसको बीच में ऐसे सेट करा, और ऐसे सेट करने पर अब ये गिर नहीं रहा है, अब ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया मतलब इस पर लगने वाला, इस तरफ जो फोर्स लगेगा क्लॉकवाइज, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, वो दोनों अब इक्विलिब्रियम में है, वो बैलेंस्ड है। मतलब ना तो ये इधर को गिरेगा और ना ही ये इधर को गिरेगा। तो इसको कहते हैं बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ये बताइए, बताइए क्लियर है कि नहीं? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, कोई एक रॉड है, तो उस रॉड के नीचे अगर मैंने कोई हिंज फिक्स कर दिया और मैं उसको ऐसे स्टेबल रखने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तो मैं कहूंगा कि अब वो बॉक्स या अब वो रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये समझ में आता है कि नहीं, बताइए। मैंने माना कि आप सब लोगों के माइक खराब हैं, आप सब लोगों को बोलने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, पर फिर भी बता दो समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। अच्छा आ गया है, चलो जी। एक दो बच्चों को आ गया है शायद समझ में। चलिए आगे चलते हैं। ऐश्वर्या के अलावा और आदित्य के अलावा नहीं आया भाई किसी को समझ में? आर्यन, त्यागी, अनुभा? सर आ गया। आ गया सर। अच्छा चलिए ठीक है भाई, बोल दिया करो। मुझे लगता है आप लोग ना अपने सारे सिस्टम ऑन करके सोने चले गए हो, बोल दिया करो बीच बीच में। चलिए अगला देखते हैं। मैं इसका ना जो चीज मैंने अभी आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करी, इस चीज को मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। और ये एक रूल होता है। रूल क्या है वो देखिएगा। मैंने बोला
कि मैंने एक हिंज बना दिया बीच में। सोचिएगा कि हमारे पास एक इस तरीके से कोई बॉडी है, कोई इस तरह से बॉडी है, और इस बॉडी के छोटे 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 ना पार्ट्स कर रखे हैं, छोटे छोटे डिविजन हैं इसके। कितने हैं देख लेते हैं, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं ऐसे इसको डिवाइड करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने कर दिया। ठीक है जी। अब ये करने के बाद में अब आप काउंट करिए, इसको बिल्कुल मैं बीच में सेट करता हूँ। बल्कि हम एक काम करते हैं, हमने इधर से 2 स्पेस छोड़े। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आपने यहाँ पर एक पॉइंटेड हिंज लगा दिया, पॉइंटेड हिंज। ठीक, फिर इधर से 2 स्पेस छोड़ो, और यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर हमने एक ना वेट लटका दिया, यहाँ पर कोई भी एक वेट लटका दिया। तो ये हो गया F1। इस वेट की वजह से फोर्स कितना लगेगा, इस वेट की वजह से फोर्स लगेगा F1 इज इक्वल टू M1G। M1 इसका मास है, इसको बोल दीजिए W1। और इसी तरीके से एक दूसरा वेट लटका देंगे यहाँ पर, और इसका मास मान लिया M2। तो F2 इज इक्वल टू M2G इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W2। तो अब जो ये फोर्स लगेगा ना, क्योंकि ये बीच में एक हिंज पर फिक्स कर रखा है हमने इसको, तो अब जो ये फोर्स लगेगा वो फोर्स ऐसा सीधा फोर्स नहीं लगेगा कि इसको तोड़ के नीचे चला जाए बिल्कुल स्ट्रेट, नहीं। ये फोर्स ऐसा लगेगा जो इसको ऐसे रोटेशनली घुमाए, जो इसको इस तरीके से घुमाए, ऐसे घुमाए, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स कर रखा है। ठीक, जैसे मैंने आपको इस बॉक्स का एग्जांपल दिया था कि इस बॉक्स के नीचे ऐसे रखेंगे तो ये बॉक्स ऐसे सीधा नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पर फिक्स है। तो या तो ये ऐसे जाएगा या फिर ये ऐसे जाएगा। तो दोनों ही केस में जो मोशन है ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है बेटा, रोटेशनल मोशन है, बिकॉज दिस हिंज इज फिक्स्ड। ये बीच वाला पोर्शन जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब समझिएगा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी लाइक दिस एंड दिस फोर्स विल बी लाइक दिस। अच्छा, अगर आप इस फोर्स की बात करें तो ये एक कर्व्ड फोर्स है, ये कर्व्ड फोर्स है, लेकिन इस फोर्स को आप क्लॉकवाइज बोलोगे या एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, बता दो मेरे को ईशान। इस फोर्स को आप क्लॉकवाइज बोलोगे या एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। इसी तरीके से ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है कनिष्का, ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, बताइए। ये वाली फोर्स इस तरह से कर्व आ रही है, इस तरह से, तो क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज? नहीं मालूम ऐश्वर्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? समक्ष, ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी। भाई हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि घड़ी कैसे चलती है। अगर मैं वॉच की बात करूं तो वॉच ये है ना, वॉच की नीडल ऐसे है। तो अगर वॉच इस तरीके से चलती है ना, तो वॉच इस तरीके से चलती है, तो जो भी ऐसा मोशन होगा, ऐसा इस तरीके से, उसको मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो वॉच के उल्टा चले, इस तरीके से। ठीक है, तो जो वॉच के उल्टा चले, तो वॉच के उल्टा चलने वाला मोशन है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये दोनों के दोनों बैलेंस, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो फिर ना तो ये इधर को झुकेगा और ना ही ये इधर को झुकेगा। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे सीसो होता है ना, जो झूला होता है, उसमें सीसो में बच्चे जब बैठ जाते हैं इधर और इधर, तो वो एक बच्चे को और बिठा लेते हैं और इधर एक बच्चे को और बिठा लेते हैं और फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये उस तरीके का एक बैलेंस है। बताइए क्लियर है? तो आगे बढ़ूं?
Yes, sir. समझ गए? अनुभव क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक बात बताता हूँ इसमें कि ये मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स है, ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स था, ठीक। और इस पॉइंट पर ये क्या था हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अब क्या है कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो पॉइंट फिक्स होता है, वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसका जो डिस्टेंस होता है उसी को मैं लीवर आर्म बोलता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया d1। इसी तरह से यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इसको मैंने बोल दिया d2। ठीक है, d1 और d2 ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि d1 और d2 मतलब इसका फोर्स तो ये हो गया, फोर्स तो ये हो गया, और लीवर आर्म ये हो गया d1, F2 फोर्स तो ये हो गया, और लीवर आर्म हो गया d2। भाई जहां पर फोर्स लगा वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो d2। तो अब हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं, उसको बेटा जनरली ना हम O बोल देते हैं, उसको हम जनरली O बोल देते हैं। तो अब हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O इन rotational equilibrium, anti-clockwise movement about O is equal to clockwise movement about O। और ये मूवमेंट क्या होता है, ये मूवमेंट कुछ नहीं है बेटा, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, अभी अभी देखा मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा वाला है, दिस, ये F1 जो है। कनिष्का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया? मिलन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैंने ये कहा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d1। तो F1 into d1 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज क्या है ये, तो F2 into d2। F1 into d1 is equal to F1 into d1 is equal to F2 into d2। ठीक है। और F1 क्या हो गया, बेसिकली F1 क्या है, ये इसका वेट ही तो है, तो W1 बोल दीजिए। तो ये हो गया W1 into d1 is equal to W2 into d2। तो this is called principle of moments। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा सेम होंगे। इस पर न्यूमेरिकल आता है बेटा, और बड़ा आसान है न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बताइए जी, इतना समझ में आ गया सभी को? इतना सभी Yes, को समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, इसमें एक टर्म और आती है। जब मैंने देखा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, तो इसमें एक टर्म और आती है, ये टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है ना, इसको बेटा कभी कभी ये भी कह देते हैं लीवर प्रिंसिपल। ऐसा ना हो कि एग्जाम में वो लीवर प्रिंसिपल आपसे पूछे और आप सोचें कि ये तो हमको आता ही नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को ही लीवर प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। उसके बाद एक और टर्म है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये एक रेशो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, इसको बोलते हैं हम MA। ठीक है। और इसको कहेंगे हम इसका रेशो होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये क्या है, इसको आप एक चीज समझिए, देखो
यहाँ क्या होता है कि जैसे ये जो इधर वाला है ना, एक ये तो D1 हो गया और ये D2 हो गया, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो जो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला जो लीवर आर्म होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज वाला, उसको तो मैं बोल देता हूँ एफर्ट आर्म, ठीक। और जो क्लॉकवाइज वाला होता है उसको हम बोलते हैं लोड आर्म, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोड आर्म, और जो क्लॉकवाइज वाला होता है उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो एक तरह से ये एफर्ट आर्म ये हो गया हमारा D1, हाँ ये तो एफर्ट आर्म हो गया, और लोड आर्म हमारा हो गया क्लॉकवाइज वाला, ये हो गया D2, ठीक। तो ये रेशो होता है, कभी कभी अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ऐसा ये पूछा नहीं जाता। इसी के बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला वो है कपल। ये मिटा रहा हूं, कपल का मतलब आप जानते ही हैं, जोड़ा, है ना। तो जब फोर्सेस एक जोड़े में एग्जिस्ट करती हैं, और जोड़े का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, कपल ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, नहीं, कपल ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो आप जरा देखिएगा कि किस तरीके से सपोर्ट करेगा और कपल कैसे बनता है। देखिए, मैंने कहा कपल में COUPLE, हमने कहा कि जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए जो हमने एक अजीब सा डायग्राम बना दिया था, एक अजीब सी फिगर बना दी थी, वैसे ही एक अजीब सी फिगर फिर बना लो आप। मैंने कहा ऐसा है ये कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कोई एक सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान लो, लकड़ी का है या आयरन का है या स्टील का है, कैसा भी। अब एक मिनट वेट करिए बेटा प्लीज। अब देखिएगा, इसमें हमने कहा कि यहाँ पर इस एक्सिस को, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ से इतनी दूरी पर एक फोर्स लगाते हैं हम ऐसे, और जो चीज है जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसको O बोलते हैं, और यहाँ से सिर्फ इतनी दूरी पर एक फोर्स लगाते हैं हम ऐसे, ठीक है। एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे। तो भले ही ये जो फोर्सेस है ना, भले ही ये जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट है, एक ये है F इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी F, भले ही ये फोर्सेस अपोजिट है लेकिन ये रोटेशनल मोशन को सपोर्ट करेंगी, ये रोटेशनल मोशन को सपोर्ट करेंगी। भाई आपने क्या करा, एक फोर्स तो आपने कोई एक स्ट्रेट रॉड ली, उस स्ट्रेट रॉड पर एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, एक फोर्स नीचे लगा रही है, तो और बीच का पॉइंट फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन होगा ही होगा, ठीक है। तो इधर एक फोर्स ऊपर लग रही है, इधर एक फोर्स नीचे लग रही है, तो रोटेशनल मोशन होगा ही होगा, ठीक। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बेटा कपल, ठीक है। और इसमें इधर वाला जो फोर्स है, इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी लेते हैं, स्मॉल डी, ठीक। एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, एक लाइन में लिखकर बता रहा हूँ। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड a pair of equal and opposite forces a pair of equal and opposite forces acting on a body along two different lines of action, along two different lines of action, along two different lines of action forms a couple, along two different lines of action forms a couple, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको कि ये कपल क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने एक पॉइंट तो ये बोल दिया, ये तो इस पॉइंट को तो मैंने बोल दिया A, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B,
तो इक्वल फोर्सेस लगाई जा रही है, तो हमने कहा मूवमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑफ अ कपल। अगर एक कपल का टॉर्क निकालें तो कैसे निकाला जाएगा भाई, F into AO perpendicular distance from the axis of rotation, force into perpendicular distance from the axis of rotation F into AO। और इधर क्या हो गया, इधर हमारे पास हो गया F into BO, force into perpendicular distance from the axis of rotation। अब आप क्या करिए, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, AO प्लस BO, और हम जानते हैं AO प्लस BO ये क्या हो गया, पूरा AB हो गया, तो F इंटू AB, और AB क्या है, AB की वैल्यू है D, तो इट विल गिव मी द टॉर्क ऑफ अ कपल F इंटू D। यहाँ पर याद रखिए कि जब हम कपल का टॉर्क निकालते हैं, जैसे नॉर्मली किसी भी बॉडी का टॉर्क निकालेंगे या कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में मैं टॉर्क निकालूंगा, तो टॉर्क कैसे निकाला जाता है कि ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन कपल के केस में क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं दो अपोजिट एंड्स पर। यहाँ पर इस एंड पर एक फोर्स लग रही है नीचे F, उतनी ही फोर्स इस एंड पर दूसरे अपोजिट एंड पर ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो जब यहाँ पर टॉर्क निकाला जाता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो इधर भी F लग रही है और इधर भी F लग रही है, तो दोनों जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी F इंटू डी। बताइए जी, क्लियर है ना। कपल में और नॉर्मल टॉर्क में अंतर क्या है, कपल के टॉर्क में और नॉर्मल टॉर्क में, समझ गए ना। Yes, sir. ठीक, तो इस वजह से मैं एक चीज इसमें ये लिख देता हूं कि मोमेंट अगर मैं निकालूं कपल का, मोमेंट ऑफ कपल यानी कि टॉर्क ऑफ कपल, हम ऐसे ही जनरल लैंग्वेज में टॉर्क को मोमेंट भी बोल देते हैं। मोमेंट ऑफ कपल is equal to force into perpendicular distance, force into perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces, force into perpendicular distance between two forces, ये हो गया मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है जी। ये हमारा कपल हो गया। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगला देखते हैं। अगला मान लीजिए हमसे ये बोला जाता है, हमसे ये पूछते हैं कि वर्क डन बाय अ टॉर्क, ये कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ टॉर्क। तो जो हमने नॉर्मल वर्क डन देखा है, वो नॉर्मल वर्क डन क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है F इनटू S, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क डन। वर्क डन का हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं W इज इक्वल टू FS cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हॉरिजॉन्टल उसके बीच में एंगल होता है, तो W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ये हम जानते हैं, जो हमने अभी वर्क वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क देखिएगा, टॉर्क किस तरह से निकाला जाएगा। मैं फिर से ऐसा ही एक डायग्राम बनाता हूँ कि मेरे पास कोई भी किसी भी शेप की बॉडी है, मैंने कहा चलिए हमारे पास ऐसी बॉडी है कोई, ये हमारे पास बॉडी है और हम इस बॉडी में एक पॉइंट को फिक्स करके बोल देते हैं कि दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया और इसको मैंने बोल दिया ओ दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर यहां से इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से और पॉइंट P तक,
ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने आर ले लिया, ठीक है। और पी से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं यहाँ पर एफ डैश, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्चुअल में हमने फोर्स कैसे नहीं लगाया, लेकिन एक्चुअल में तो फोर्स ऐसे लगेगी इस तरह। तो ये फोर्स हमारी रोटेशनल फोर्स हो जाएगी, ऐसे एफ इस तरफ को जाएगी फोर्स। तो इसलिए जो एक्चुअल फोर्स है, एक्चुअल फोर्स को मैंने बोल दिया एफ, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में जो इसका मोशन होगा, एक्चुअल में इसका मोशन ऐसा होगा। अब मान लो किसी एक पॉइंट पर आपसे कहा गया फोर्स निकालो, तो जब ये कर्वीलिनियर पाथ है तो कर्वीलिनियर पाथ पर कहीं पर भी आप फोर्स निकालेंगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ऐसे हो गया एफ। ये बताइए, ये समझ में आ गया। जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में घूमती है, एक रोटेशनल मोशन में ट्रैवल करती है, तो मैं जानता हूं कि जो वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी निकाली जाती है तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। ये बताइए, ये तो क्लियर है ना सभी को? बताइए, दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलो, तो अब हम ये कहते हैं द वर्क डन इन द रोटेशनल बॉडी, द वर्क डन इन द, और अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ना जितना भी ये मूव करा है, तो हमने यहां से लेकर और इस पॉइंट तक का ले लिया, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट क्यू, और यहां से यहां तक जो एंगल मूव हुआ है वो डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हो गया डेल्टा थीटा। तो वर्क डन इन रोटेशन, द वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम पी टू क्यू, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को P से Q तक रोटेट होने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको मैंने मान लिया, उस वर्क डन को मैंने मान लिया W, ठीक है। और उस यहां से यहां तक आने में जो एंगल चला वो हो गया हमारा डेल्टा थीटा। बहुत मामूली सा ले रहे हैं तो इसलिए डेल्टा थीटा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, पूरा डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है। तो वर्क डन देखिएगा क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, वो भी डेल्टा W बोलेंगे हम, वर्क डन यानी कि डेल्टा W is equal to force multiplied by, is equal to force multiplied by distance along the RPQ, distance along the RPQ। ये जो RPQ है, ये जो कर्व RPQ है, इसके along distance फोर्स इनटू डिस्टेंस अराउंड द RPQ। तो सीधी सीधी बात है भाई, वर्क डन निकाल रहा हूँ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख दिया यहाँ पर, और क्योंकि जरा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मामूली सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा थीटा, तो मैंने वर्क डन को भी बोला वर्क डन भी फिर मामूली सा ही हो रहा होगा। तो किसी छोटी सी वैल्यू के लिए मैं उसको क्या बोल देता हूँ, डेल्टा बोल देता हूँ। तो हमने बोल दिया डेल्टा W। अब ये डेल्टा W हो गया, बट वी नो दैट delta theta is equal to arc upon radius, is equal to arc upon radius। ये फॉर्मूला हमने पहले चैप्टर में करा था बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है। आप लोगों को वो चैप्टर पढ़े हुए टाइम हो गया होगा, तो मैं एक बार हल्का सा यहाँ पर बनाकर आपको दिखा देता हूँ, समझ जाएंगे आप। जब आपने पैरालैक्स मेथड करा था ना, तो पैरालैक्स मेथड में ये चीज बताई थी कि थीटा इज इक्वल टू होता है s अपॉन r। s होता है लेंथ ऑफ आर्क, है ना, ये ऐसे होता है। ये थीटा होता है, ये थीटा, और थीटा इज इक्वल टू ये वाली जो लेंथ है, ये इसको हम बोल देते थे बेटा s, या b भी बोल देते थे इसको, स्मॉल b, ठीक। तो स्मॉल b बोल दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल b। और जो इसका रेडियस होता था, रेडियस को बोल देते थे हम a, स्मॉल a, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, थीटा होता था हमेशा रेडियन में, थीटा को डिग्री में नहीं लेते थे, थीटा होता था हमेशा रेडियन में।
तो याद रखो आप, हमने जब पैरालैक्स मेथड करा था तो हमने बोला था कि जो कर्व है ना वो इतना, मतलब हम इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं तो कर्व कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको ऐसे भी बोल देते थे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को भी आप बी मान लीजिए, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही होता है, बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, अब बी क्या है यहाँ पर, ये तो आर्क है ना, तो ये हो गया बेटा आर्क अपॉन, और ए क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ए क्या हो गया, रेडियस। बताइए क्लियर है ये ध्रुव, बताओ समझ क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो बेटा वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, आई नो दैट कि डेल्टा 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 थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो आर्क की लेंथ है ना, मैं वो निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस अलोंग पी क्यू, तो आर्क की लेंथ आ जाएगी। तो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ये चीज तो मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बताई है, इसके आगे आता हूँ मैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या हो जाएगा, ये आर्क पी क्यू, आर्क हो जाएगा आर्क पी क्यू, उसकी लेंथ है ना, ये आर्क पी क्यू हो गया। और बेटा यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस हो गया मेरा स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर। मुझे आर्क पी क्यू की जरूरत है, तो मैं निकालूंगा आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, आर्क पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर डेल्टा थीटा, ये हो गया। ठीक है, हेंस हेंस मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ये कपल वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। आर्क पी क्यू ये आ गया, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स यानी कि एफ, फोर्स को मैंने एफ लिया, इनटू डिस्टेंस अलोंग द आर्क पी क्यू, तो पी क्यू का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, आर्क पी क्यू का डिस्टेंस, आर्क पी क्यू की लेंथ बेसिकली, आर्क पी क्यू की लेंथ क्या हो गई, आर डेल्टा थीटा। बताइए जी क्लियर है, अनुभव क्लियर है, अनुभव क्लियर है, अनुष्ठा Yes, sir. Yes, sir. एकांश समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा डेल्टा डब्ल्यू हो गया एफ आर डेल्टा थीटा, एफ आर डेल्टा थीटा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर डेल्टा थीटा। अब ये जो एफ आर होता है ना बेटा, एफ आर, एफ क्या है, ये तो फोर्स लग रही है यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियली है ना, और आर क्या है, ये एक तरह से लीवर आर्म ही तो हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ इनटू आर क्या हो गया, हमारा टॉर्क ही तो हो गया, तो ये हो गया टाओ और डेल्टा थीटा, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाओ डेल्टा थीटा। ये करने के बाद में अगर मान लीजिए मुझसे ये बोला जाए कि भाई वर्क डन बताओ, फिर यहाँ तक तो हमारा सफिशिएंट हो गया ये, तो मैं इसलिए बोलूंगा देयरफॉर वर्क डन बाय अ टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क into angular displacement, torque into angular displacement, torque into angular displacement, ये हो गया। और अगर इसी तरीके से मेरे से ये पूछा जाए कि भाई आप ये कहिए कि अगर मान लीजिए हमारा जो एंगल है वो थीटा 1 से थीटा 2 चेंज हो रहा है, हम ये कहेंगे इफ द डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is changing from theta 1 to theta 2, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी इधर डेल्टा डब्ल्यू होता है, इधर डेल्टा थीटा होता है, कोई भी वैल्यू होती है डेल्टा वाली दोनों तरफ, तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ
डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा मतलब थीटा में चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। तो हम ये बोलेंगे W हो गया, ये तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डेल्टा थीटा। ठीक है, ये है मेन जो था हमारा वर्क डन, वो इससे आ गया। अच्छा, अब ये करने के बाद में फिर एक चीज और समझनी है कि अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए भैया आप पावर डिलीवर्ड बताओ कि टावर की वजह से पावर कितनी आई है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जहां करते हैं पावर की डेफिनेशन होती है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन बेटा मैंने निकाल लिया टॉप का, तो डेल्टा डब्ल्यू is equal to tau delta theta, divide both sides by delta t। ठीक है, तो डेल्टा w अपॉन डेल्टा t is equal to tau delta theta अपॉन डेल्टा t। और डेल्टा w बाई डेल्टा t क्या हो गया, ये तो हो गया बेटा पावर, ये टाउ, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लास्ट क्लास में देखा था ना, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी या डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बताइए जी, क्लियर है ईशान, Yes, sir. समझ गए? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ना, आज का जो भी बताया, काफी सारे नए नए टर्म्स आपको बताए हैं जो रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने पहले कभी किसी छोटी क्लास में भी नहीं पढ़े हैं। तो आज की क्लास में सारी चीजें टोटली नहीं थी, सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है जी, चलिए। Thank you, sir. ओके।